दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम जब सोशल मीडिया पे आता है तो आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। कई लोगों ने बोला है कि ये सवाल आपसे जरूर पूछना, वो था आर्यन खान को अरेस्ट करने का। श्रद्धा को आपने सम्मान किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से या फिर कचरा साफ करते हैं सोसाइटी से तो कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। वो क्या मसला था, कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह से बड़े बड़े लोगों पर एक्शन इसलिए लेते हैं ताकि आप सुर्खियों में बने रहें, हेडलाइन बने रहें। प्रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग आपने कौन लोग हैं जो आप बोल रहे नाम खराब करने की कोशिश की गई? वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो इतने बड़े नहीं है कि उनका नाम लेके मैं उनको और बड़ा बनाऊं, या इतने बड़े नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो लोग। आपके लिए बड़ा होगा लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। जो धमकियां देते हैं, जो ज़्यादा मेरे से प्रेम करते हैं कि अपना और बेस्ट ट्राई करें, थोड़ी और हिम्मत दिखाएं, थोड़ा सामने आके मेरे से बात करें। डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को गिरफ्तार किया था जेल से लाकर। अरविंद भाई वो क्षमा कीजिए, वो नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़े सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज़ अगेन एंड अगेन करूँगा राष्ट्र की। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं, लाखों के शर्ट पहनते हैं, ये सब भी चल रहा है। 17 लाख की घड़ी पहनते हैं आप? तो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमेशा हमें अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जीवन शैली जीना सिखाया। कभी कुछ भी होता है, देखता हूँ कोई मूवी आती है, बेटे से करने के पहले बाप से बात करो। जो यूज़ कर रहे हैं आप, ये जो शब्द है, ये बाप बेटा और वॉट एवर इट इज़, लेकिन ऐसे शब्द बेसिकली भारतीय संस्कृति में इस्तेमाल नहीं किए जाते। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि इस शो में हम लोगों से बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस नए नवेले शो को ढेर सारा अपना प्यार देने के लिए। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम जब सोशल मीडिया पे आता है तो आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। हमारे साथ हैं 2008 IRS बैच के मिस्टर समीर वानखेड़े जब मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में थे तो अपने एक्शन को लेकर चर्चा में रहे थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम। सबसे पहले तो बताइए कि अभी आपकी लाइफ काफ़ी उथल पुथल रही थी, तो अब कैसा चल रहा है? अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं और क्या चल रहा है? उथल पुथल तो मैं नहीं कहूँगा अरविंद भाई, लेकिन काफ़ी एंटरटेनिंग थी ऐसा कहूँगा मैं। लेकिन चूँकि अभी एक IRS ऑफिसर हूँ और भारत का एक अच्छा सिपाही हूँ, डिसिप्लिन्ड ऑफिसर हूँ, तो इसके लिए भी चेन्नई में कार्यरत हूँ एज एडिशनल कमिश्नर। लाइफ कैसी चल रही है? महाकाल का आशीर्वाद है, बहुत अच्छी चल रही है। काम भी अच्छा चल रहा है। फैमिली सैटरडे संडे फैमिली से भी मिल लेता हूँ, तो कंटेंटेड हूँ, खुश हूँ लाइफ में। फैमिली की आपने बात की, तो फैमिली को लेकर इस दौरान जो हमने देखा कि आपके घर में रेड हुई, फिर आपने बताया भी था आपकी फैमिली को थ्रेट किया गया, आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, मम्मी भी आपकी, मम्मी की भी बात आई, मतलब सिस्टर की बात आपका की आई, पूरा परिवार एक तरीके से कहें तो हेडलाइन में बना रहा। वो मोमेंट कैसा था? उस तरह से कैसे फेस किया फैमिली को? अरविंद भाई, हम जब भी सिविल सर्विसेज देते हैं तो कुछ आइडियल्स के वजह से देते हैं, कुछ करना होता है राष्ट्र के लिए, उसके लिए हम देते हैं। तो जब भी हमने ये पढ़ाई करी, UPSC की पढ़ाई करी या फिर राष्ट्र की सेवा जब करी, तब इतना तो पता था कि अटैक होंगे, आपका दायित्व बनता है लोगों को उत्तर देने का, आप पे प्रश्न उठेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि एक कार्य करने पर और सच्चा कार्य करने पर, ड्रग्स को रोकने पर, आपकी माताजी जो मृत है, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके वृद्ध पिता, आपकी जात, आपकी जमात, आपकी इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ों भी पब्लिक का हिस्सा बनेगी। तो ये इस बारे में कुछ आइडिया नहीं थी। बहरहाल लेकिन जब हुआ है तो उसका भी डट के मुकाबला किया और आगे भी करता रहूँगा। क्या मुकाबला था? सिचुएशन क्या थी फैमिली की? क्या परिवार में आपस में बातचीत होती थी? अरविंद भाई, झूठ तो नहीं कहूँगा, कभी झूठ बोला भी नहीं है। अगर सच बोले तो
पुराने ज़माने में जब जैसा कहते हैं कि शस्त्र उठा लिया था सबने, तो हमारे घर में बहुत छोटा परिवार है मेरा। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी एक बहन है, मेरी एक धर्मपत्नी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरी सिस्टर के वो भी लक्ष्मी और दुर्गाएँ हैं, तो ज़्यादा औरतें हैं घर में मेरी। तो जब भी ये इशू हुआ, कुछ गंदे प्रकार के लोग हैं जिनका नाम लेके हीरो नहीं बनाना चाहता, तो इतने बड़े नहीं है जिनका नाम लूँ मैं उनका, तो वो लोगों ने कुछ आरोप लगाया था। तो जब आरोप लगा तो मुझे तो स्टार्ट में ऐसा लगा था कि शायद चिंतित होंगे, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरे घर में दुर्गा और लक्ष्मी है, तो सब लोग का ऐसा था कि हम लड़ेंगे, और सब लोग ने बखूबी लड़ा। तो उनका तो ऐसा कहना था कि पहले हमसे लड़ ले, बाद में तू आ जाना लड़ाई पे। तो उन्होंने मेरे तक तो आने नहीं दिया, लेकिन हमारे घर के औरतों ने ही पहले सबसे पहला लड़ा उनसे। तो किसका भी मोरल डाउन नहीं था, किसका भी माइंड डाउन नहीं था, सब लोग एक से एक लड़ने के लिए तैयार है, और अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका तो ऐसा है कि अभी तो सिर्फ 10-15 लड़ाई हुई हैं, और 990 लड़ाई होने दो। नहीं मतलब चूँकि आपकी वाइफ भी हैं, वो बॉलीवुड से रहीं, और एक सिचुएशन घर की, क्योंकि जो एक्शन हाल फिलहाल में लिए थे उस एक्शन पर आपके सवाल उठ रहे थे। इधर बीच कुछ रेड्स भी हुई, शायद ईडी की रेड्स, सीबीआई की रेड्स। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब एक ऑफिसर होता है, जब वो सर्विंग होता है, तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती है तो घर में क्या बातचीत चलती है? क्योंकि जाहिर सी बात है टेलीविज़न पर चल रहा होता है, तमाम आरोप आप लगे रहते हैं, कभी आप हीरो हो गए, कभी आप विलेन हो गए, तो घर में क्या बातचीत होती है? देखिए अरविंद भाई, ऐसा है कि पहली बात, आपने जो रेड्स वगैरह की, ईडी वगैरह की तो अभी कुछ हुई नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई एजेंसीज हैं तो उसका दायित्व बनता है, अगर कुछ आरोप लगते हैं, अगर उनको कुछ एक्शन करनी होती है तो वो अपने दायरे में होते हैं करने के लिए, एंड उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। राष्ट्र के न्याय प्रणाली पे पूर्ण भरोसा है, तो जो सच्चाई है वो आएगी, देर से ज़रूर आती है, लेकिन ज़रूर आती है। अभी बाकी की भी आप केसेस देखेंगे, भगवान की कृपा से न्याय प्रणाली के सच्चाई के वजह से सब बाहर आ रही है और विजय होता है जा रहा है वहाँ पर। लेकिन जो आपने घर की बात कही है, वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं कि क्या सच्चाई के मार्ग में ये सब परेशानियाँ होती है। तो लेकिन भाग्यशाली हूँ कि अभी तक एक बार भी मेरी धर्मपत्नी ने, मेरे पिताजी ने और मेरी सिस्टर ने एक बार भी एक चीज़ को उफ किया नहीं है। उनका तो और मोरल बढ़ा है, जब भी कठिनाई आती मोरल बढ़ता है, तो कभी भी किसने भी कोई शिकायत की नहीं। देवर ऑलवेज लाइक दैट कि समीर सच्चाई की मार्ग में लड़ रहा है, और लड़ाई करेंगे, और संयम रखो, धैर्य रखो, और हिम्मत रखो। ये क्या है, आप जब से जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं कि वो सुर्खियों में आ जाता है? अब कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह से बड़े बड़े लोगों पर एक्शन इसलिए लेते हैं ताकि आप सुर्खियों में बने रहें, हेडलाइन बने रहें। अरविंद भाई देखिए, अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने पहले 2005 में आई वॉज वर्किंग इन सेंट्रल एजेंसी IB में मैं काम किया 2005 से 2008 तक। उसके बाद में 2010 से 13 कुछ एयरपोर्ट पे, 2013 से 17 NIA में, उसके बाद में 17 से 20 DRI में, और उसके बाद NCB में। मुझे नहीं लगता है कि एक बार भी कोई सुर्खियों में या फिर कंट्रोवर्सी, जब मैं NIA में था या IB में था या फिर DRI में था, मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे याद भी नहीं है कि कभी कुछ आया होगा। लेकिन सेकेंडली इसका ये मैं जवाब देना चाहूँगा आपको कि हमारे राष्ट्र में एक संविधान है, जहाँ पर मैं कार्यरत होता हूँ वहाँ पर एक किताब होती है, पुस्तक होती है, लॉज होते हैं वहाँ के। तो यानी लोगों का या फिर ये मानना बहुत गलत होगा कि अगर मैं सेलेक्टिव एक्शंस लूँ लोगों पे, कि आप मुझे आपका चेहरा बताइए उसके बाद मैं आप पे एक्शन लूँगा, तो ये करना, इसका मतलब है कि मैं एक IRS ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ, या यूनिफॉर्म पहनने का मेरा कोई भी अधिकार नहीं अगर मैंने लोगों से पक्षपात किया। रही बात सुर्खियों में रहने की, अगर आप देखेंगे कि लगभग मुझे रफली याद है कि अपने मेरे करियर में अराउंड एयरपोर्ट के टाइम पे 3 से 3,500 केसेस किए होंगे स्मगलिंग के। तो उस दौरान जितने भी ये जो सुर्खियों में आते हैं, सो कॉल्ड कभी कभी लोग बोलते हैं सेलिब्रिटीज़ को ही पकड़ता है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, वॉट एवर यू नेम, लेकिन ये कितने होंगे? 10, 12, 15 लोग 3,500 में 3,400 लोगों की बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि उन पे फेस वैल्यू होता नहीं है। ये हार्डकोर पेडलर्स, स्मगलर्स, ड्यूटी एवेडर्स होते हैं जिनका कोई सो कॉल्ड गॉसिप नहीं होता, फेस वैल्यू नहीं होता।
तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे सब चीज़ हुई। जो कायदे अगर जब उल्लंघन होता है मैं उसका सामना करता हूँ, कायदे के बुक के प्रमाण में काम करता हूँ। 2001 में आपने चूंकि बात की, आप एयरपोर्ट पर थे 2001 में, 11 वर्ल्ड कप, हाँ माफ़ करिएगा, 2011 में जब वर्ल्ड कप जो जीत करके टीम आ रही थी तो उस पर आपने कस्टम ड्यूटी लगाई थी। क्या वो मामला था, कहाँ आप वो पोस्टे थे, विस्तार से आप बताइए। अरविंद भाई देखिए, 2011 की अभी पुरानी घटना है वो, 14 साल उसके लिए भी हो गए हैं। बड़ा मामला था। बट जनरली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में उसका लॉ बताऊंगा, विस्तार से आप बता सकते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई बैगेज रूल्स होते हैं कस्टम्स के, तो उसमें आप बोनाफाइड बैगेज आइटम लेके आते हैं। जैसे कि आपकी सुविधा सामग्री की चीज़ें, टी शर्ट, जीन्स, जो कुछ भी आप शॉपिंग करते हैं उसका भी एक लिमिट होता है, फ्री अलाउंस जिसे कहते हैं, और बोनाफाइड बैगेज आइटम जिसे कहते हैं कि आप आपकी सिर्फ सुविधा की सामान की चीज़ें ला सकते हैं। अगर उसके व्यतिरिक्त कुछ अगर हो जाता है तो उसका अलग एक वे होता है, अलग चैनल होता है लेके आने का। अभी जितना मुझे याद है कि वो जो बेसिकली वॉट एवर दैट ट्रॉफी माइट भी, तो वो बेसिकली एक संगठना की थी, वो कोई पर्सनल व्यक्ति को बिलोंग नहीं करती थी, और उसके साथ में भी कुछ जेम्स और ज्वेलरी जुड़े हुए थे वो चीज़ में। तो उस पर नॉर्मल बैगेज में वो आता नहीं था उस वो टाइम के बैगेज रूल्स का। अभी वो ट्रॉफी अभी मुझे रूल पता नहीं क्योंकि मैं कस्टम में नहीं हूँ अभी। तो वो टाइम पे बैगेज रूल्स में बोनाफाइड बैगेज आइटम की श्रृंखला में ये नहीं आता था, तो उसके कारण इस पर ड्यूटी चुकानी थी। चूंकि ड्यूटी नहीं चुका पाए तो जितना मुझे याद है कि उस टाइम पर इंस्टीट्यूशन ने ये डिसीजन लिया था कि उसे डिटेन कर दिया जाए, और डिटेन करने के बाद में अगर ड्यूटी भर लेते तो उसे बाहर परमिट था, अगर ड्यूटी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन कुछ होता तो परमिट था। तो मुझे याद नहीं है कि उसे बाहर छोड़ा गया था, उसको डिटेन किया गया था, और फिर जैसे ही वर्ल्ड कप हो गया तो अधिकारी जब वापस चले गए तो उसे वापस दे दिया गया था। तो कुल मिला के आपने जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है उसी को डिटेन करवा लिया था। टेक्निकली डिटेन ही हो गया था वो, लेकिन क्योंकि रूल होता है तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता रूल के मामले में। तो उस दौरान आपको किसी ने कुछ बोला नहीं, करे क्या कर दिया ये? नहीं, कहने वाले तो बहुत कहते हैं, लेकिन फाइनली डिसीजन आपको लेना है। जब राष्ट्रपति आपको चुनते हैं तो डिसीजन आपको ही लेना है, और जो सही है, जो न्याय के हिसाब से वही करना है आपको। आप मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट में थे, वहाँ आपने कई सेलिब्रिटीज़ को दबोच दिया। शाहरुख खान उसमें थे, मुकेश भट्ट थे, अनुराग कश्यप, विवेक ओबराय, राम गोपाल वर्मा, इन सबको आपने कस्टम ड्यूटी के मतलब आरोप में रोका। क्या था वो पूरा मसला? अरविंद भाई देखिए, जो ये नाम ले रहे हैं ये नाम आपके लिए होंगे, हमारे लिए नाम कुछ किसके नाम होते नहीं है। पहली बात, मैं ना ही कोई ज़्यादा फिल्मों में दिलचस्पी रखता हूँ, जिसके लिए मुझे ज़्यादा इस बारे में ज्ञान भी नहीं है कौन लोग हैं। लेकिन अगर आपके सामने कुछ होता है, अगर बैगेज में अगर आपको कोई आर्टिकल दिखता है जो फ्री अलाउंस के ऊपर है, वो टाइम पे मुझे लगता है कि 25,000 के ऊपर ड्यूटी होती है, 36% ड्यूटी होती है। अगर कोई भी 25,000 के ऊपर अगर आप ग्रीन चैनल ऑप्ट किए तो उस दौरान ही शायद ये लोग पाए गए होंगे कुछ ज़्यादा आइटम्स के साथ में, नॉन डिक्लेरेशन में। मुझे नाम भी जो अपने लिए इतना मुझे ध्यान भी नहीं उस बारे में, लेकिन अगर ऐसा केस हुआ होगा तो इट इज़ एन एक्सेस बैगेज केस जिस पे आप फाइन पेनल्टी और रिडेम्पशन फाइन करते हैं। नहीं, शाहरुख खान तो इसमें बड़ा नाम है, किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। वो क्या मसला था, कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं मुझे तो उस बारे में कुछ ज्ञान है भी नहीं, और मैं ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। नहीं, तो वो मसला क्या था, मतलब कहाँ वो भी कुछ एक्सेस बैगेज, या मुझे सच में याद नहीं है इस बारे में, इस एपिसोड के बारे में। मैं ज़्यादा इस पर लाइट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मुझे सच में याद नहीं है। हाँ, नहीं, इसमें कई नाम है, विवेक ओबराय, वो मुझे ये नाम से कुछ याद आता है, ये एयरपोर्ट नहीं, सर्विस टैक्स का कुछ इशू था। सर्विस टैक्स जब मैं 6 महीना मेरे ख्याल से आई वॉज डेप्यूटी कमिश्नर एंटी इवेजन, तो उस दौरान का ये केस था, ये सर्विस टैक्स इवेजन का केस था बेसिकली। तो मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग कहते हैं कि वो आपके काफ़ी निशाने पर रहते हैं, ये मसला है या फिर आप ऐसे ही काम करते हैं? नहीं, जैसा आपने कहा है कि निशाने पे कोई इतना बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा इंसान नहीं, एक छोटा सा अधिकारी हूँ। तो लेकिन जो कायदे, जो मुझे काम दिया जाता है, जहाँ के रूल बुक्स कहती है कि अगर ये उल्लंघन है तो फिर मेरा काम है एग्जीक्यूट करना उस चीज़ को। चलिए, एक जो केस, एक तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की में जब आप गए
तो वो अचानक से एक्टिव हो गया वो एनसीबी की टीम। आपको एनसीबी में कैसे गए, कब किस अभी हाल फिलहाल में कब कैसे गए, कब बुलाया गया आपको, किस केस के लिए बुलाया गया? देखिए 2021 में मुझे याद है मैं डीआरआई में था, जॉइंट कमिश्नर उस दौरान। तो कुछ केसेस आए थे एनसीबी के पास में, तो फिर मुझे लोन पे लिया गया था इनिशियली 6 महीने के लिए। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ केसेस आए थे उनके पास में, तो फिर मुझे जोनल डायरेक्टर पोस्ट किया गया था फॉर 6 मंथ ओनली। उसके बाद में फिर उस केस में चार्जशीट भी फाइल की गई, उसके बाद भी 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया, और लास्ट में फाइनल 4 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया। चूँकि डेप्यूटेशन था नहीं, लोन पे था, तो इसके लिए 6 महीने का एक्सटेंशन मुझे मिल रहा था। तो 2021 में सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था। और जो आपका पहला प्रश्न था, इस पहले भाग था कि एक्टिव ने, उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं था। उसके बाद में जैसा मैंने कहा कि जो ड्रग प्रॉब्लम था मुंबई में, इनफैक्ट दिल्ली, मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, सबको पता है कि ड्रग्स कितना फैल चुका है। तो जब मैं डीआरआई में भी था तो वो टाइम पे भी सुनते थे कि काफ़ी घर घर की इश्यूज हो चुकी है ड्रग का प्रॉब्लम। तो जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो फिर वो उस दौरान देखे कि हु आर दी मेजर सप्लायर्स, हु आर दी मेजर पेडलर्स, कौन से प्रकार के ड्रग्स हैं, तो उस हिसाब से फिर काम किया। तो मुझे याद है कुछ लगभग 117 कुछ केसेस किए थे 2021 में, और कुछ 300 से ज़्यादा गैंगस्टर्स और ये पेडलर्स, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की थी। ये आपने चार्जशीट की बात की थी 2021 में जब आया था, ये सुशांत सिंह राजपूत वाला, रिया चक्रवर्ती वाला जो केस था? हाँ, वही केस था जो ड्रग रिलेटेड केस था। तो उसमें बेसिकली चार्जशीट 6 महीने के बाद में फाइल हुई थी मेरे आने के बाद। अच्छा, वो रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग आपने करी थी, मतलब अब वो दूसरी टीम थी? नहीं, देखिए अभी क्योंकि मैटर मैं उसमें ज़्यादा केस डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि देयर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो, और न्यायालय के सामने है। लेकिन आई सुपरवाइज दोज थिंग्स। लगभग मुझे जितना याद है कि उस केस में 35 से 36 अरेस्ट हुए थे, अराउंड 8 kg ड्रग्स भी सीज किया गया था। तो उस केस में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं मुंबई में था, मैंने कवर किया था। उसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन सब की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आपने सम्मान किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था। देखिए वो तो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। तो उसमें जितना मुझे याद है दिल्ली की भी स्पेशल टीम थी, मुंबई की भी टीम थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी। कुछ केसेस, कुछ पार्ट में चार्जशीट फाइल हुई, कुछ में इन्वेस्टिगेशन जारी थी, बट मुझे उस बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है। मुंबई में ड्रग कितना बड़ा इशू है, कितने फैला हुआ है? क्योंकि आपने बोला 112-13, और कहाँ से ड्रग आती है, किन किन कंट्री से ड्रग आती है? अरविंद भाई, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन। हाँ, मॉडस ऑपरेंडी क्या? देखिए मुंबई में सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे दिल्ली और मुंबई में ही ड्रग का जो इशू है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, आपको पता है, और यंगस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। कुछ जो हमारे अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ ड्रग्स हमने इंडिया में बनते हैं इलीगली, कुछ विदेश के कंट्री से आते हैं। कोके ड्रग्स जैसे LSD ड्रग्स जैसे कोकेन, हाइड्रोपोनिक वीड, ये यूरोपियन देशों से और या फिर साउथ अमेरिकन देशों से भारत में आता है। हीरोइन जैसे ड्रग्स है जो अफ़गानिस्तान से आता है, पानी के मार्ग से द्वारा आता है, ट्रेन से आता है, एयर थ्रू आता है, पैसेंजर्स अपने पेट में उसे खा के लेके आते हैं कैप्सूल्स में। तो ये प्रकार दिल्ली और बॉम्बे में काफ़ी प्रचलित है। एयरपोर्ट पे कंटिन्यूसली सीजर्स होते हैं इनके। कुछ ड्रग्स है जो भारत में बनते हैं इलीगली, जैसा कि मेटाम्फेटामाइन, एफेड्रिन, मेफेड्रॉन। तो ये हाउस फैक्ट्री होती है, किचन फैक्ट्री होती है, तो उसमें पुलिस से छुप छुपा के ये लोग बनाते हैं यहाँ पर। गांजा भी जैसे आप जानते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कुछ महाराष्ट्र के भाग, कुछ गुजरात के भाग, वहाँ पर भी इलीगली ग्रो किया जाता है, और फिर ये लोकल जो कंज्यूमर्स हैं उनको केटर किया जाता है। ड्रग का प्रॉब्लम अगर आप सुनेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जब भी ड्रग की बात करते हैं बहुत ही सीरियसली बात करते हैं, और नार्को टेररिज्म की जब भी बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी सीरियस। इसकी शॉर्ट में यही परिभाषा है कि अगर आप ड्रग्स परचेज करते हैं तो वही ड्रग्स के पैसे जो परचेज में जाते हैं वही हमारे जो शत्रु राष्ट्र उनके पास में जाते हैं, शत्रु के पास में जाते हैं, शत्रु लोगों के पास में जाते हैं, और वही पैसे टेररिज्म की घटनाएं करने में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या हमारे बच्चों को, क्या हमारे जो पालक है, क्या हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये चाहेंगे कि यही पैसे जो बच्चे खर्चा करते ड्रग्स पीने में वही हमारे राष्ट्र के खिलाफ यूज़ हो? कोई नहीं चाहेगा ये, ऑफ कोर्स, लाजमी सी बात है। तो ये इट इज़ बिकम सो सीरियस।
जो यंगस्टर्स हैं आज के टाइम पे इतना आगे बढ़ चुके हैं, जो टेक सेवी बच्चे होते हैं, जो इंटरनेट आईटी रेवोल्यूशन हुआ है उसके द्वारा कुछ लोग आईटी का यूज़ करते हैं, जैसा कि डार्क वेब होता है, क्रिप्टो करेंसी यूज़ की जाती है विदेश से ड्रग्स मंगाने के लिए। जब क्रिप्टो करेंसी यूज़ करती है तो ये पता नहीं चलता कि मंगाने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट के लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। करते हैं केस, आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। और वो फिर कुरियर के द्वारे, बाकी के शिप के द्वारे, कंटेनर के द्वारे भारत में आते हैं। अच्छा, इसमें जो ड्रग है इसमें अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी है, अंडरवर्ल्ड भी इसमें शामिल है? देखिए कुछ कुछ इंस्टेंसेस हमने भी पढ़ा भी है और देखा भी है। इसमें कुछ अभी गैंगस्टर्स हैं या फिर अंडरवर्ल्ड वाले हैं, उनका नाम फिर से नहीं लूँगा क्योंकि वो इतने बड़े नहीं है कि उनका नाम लूँ और उनको हीरो बनाया जाए। तो यस, बट उनका इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ कुछ केसेस देखे हैं, कुछ अलगाववाद लोगों का भी इसमें लिंक्स वो भी देखे हैं हमने, और विदेशी गैंगस्टर्स एंड अंडरवर्ल्ड का भी लिंक देखे हैं। नहीं, आपने दाऊद इब्राहिम, ग्लोबल टेररिस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को गिरफ्तार किया था जेल से लाकर प्रोडक्शन वारंट पर। वो क्या केस था, क्या उसमें खुलासे हुए? देखिए वो एक, जितना मुझे याद है अभी, एक नार्को टेररिज्म का केस था जहाँ पर पीओके से जो चरस है वो बड़ी मात्रा में है। पीओके से जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर से पंजाब, पंजाब से फिर गुजरात और गुजरात से फिर महाराष्ट्र में आया करता था। तो वो हमने मॉड्यूल बस्ट किया था, कुछ बड़ी सीजर भी की थी, लगभग 40 से 50 किलो जितना मुझे याद है अभी, इतना ही होगा क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली। तो वो सीज़ किया था वो और वो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट था कि ये धार्मिक जगहों का यूज़ कर रहे थे बेचने के लिए। ये बेसिकली एक धार्मिक जगह पे आया था, वहाँ पर लैंड हुआ, वहाँ पर बाइक के मार्ग से, दो बाइक के मार्ग से जम्मू कश्मीर से ही आया था और धार्मिक प्लेस पे से रखा गया था, धार्मिक जगह का आड़ लेके, सो दैट पब्लिक को डाउट नहीं हो, पुलिस को डाउट नहीं हो, एनसीबी को डाउट नहीं हो, और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग ने करने की कोशिश की थी। और नेटवर्क चूँकि इम्पोर्टेंट कश्मीर का आ रहा था, और जो आदमी लिप्त था वो, ये जो क्रिमिनल का नाम लिया आपने, इकबाल कास्कर, हाँ, उसका जो बड़ा भाई वो दूसरा एक क्रिमिनल है, तो उसका बेसिकली ब्रदर था और वही नेटवर्क यूज़ कर रहा था, तो इसके लिए एक्शन लिया गया था। इकबाल कास्कर से आपने पूछताछ की थी कि दाऊद कहाँ है? आई रिमेंबर प्रोडक्शन वारंट पे हमने उसकी कस्टडी ली थी, काफ़ी डीप तक इन्वेस्टिगेशन की थी, रिपोर्ट्स भी जनरेट की थी और फिर रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को सबमिट भी। तो उसमें आपने पूछा था कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है? अरविंद भाई वो क्षमा कीजिए, वो नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़े सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, तो क्षमा कीजिए, मैं शेयर नहीं कर सकता। कोई नहीं। आप मुंबई में आपने ये डोंगरी जो दाऊद का इलाका है और कई ऐसी जगह पर रेड की, हमने सुना कि एक बार दो बार अटैक भी हुआ, क्या वो था? देखिए डोंगरी का जो रेड हुआ था, बेसिकली इसकी ये चैलेंज था हमारे लिए कि सिटी के हार्ट ऑफ सिटी में एक लोकल क्रिमिनल वो हार्ट ऑफ द सिटी ड्रग्स बना रहा और ड्रग्स बेच रहा है। इन्फॉर्मेशन भी थी, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट से बहुत स्मार्टली करता था बेसिकली वो। तो अच्छी तरीके से हमारी टीम थी, काफ़ी सक्षम टीम थी मुंबई एनसीबी की। मैं इसके लिए हमारे जो उस वक्त के डीजी थे अस्ताना सर, तो उनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी, राकेश अस्ताना सर ने काफ़ी अच्छी टीम को उभारा था वहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी वर्कआउट भी हुआ था, और फिर बाद में रेलेवेंट पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद में तकरीबन 12 करोड़ का ड्रग्स, 12 किलो जितना मुझे याद है, रिकवर हुआ था। 2 वेपन, बरेटा वेपन रिकवर हुई थी। फिर बाद में उसके कुछ बेसिकली गोल्ड का कुछ थ्रोन पे बैठता था, गोल्ड का फ़ोन का कवर, अराउंड 2.5 करोड़ कैश रिकवर हुआ था, मनी काउंटिंग मशीन रिकवर हुई थी। तो वो टाइम पे बेसिकली काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था वो। तो सब लोग चकित रह गए कि मुंबई सिटी हार्ट में डोंगरी जैसे इलाके में ये पनप रहा है, बन रहा है, बट हमारी टीम सक्सेसफुल थी इसको ब्रेक करने के लिए। पुराने भी कुछ क्या केसेस थे, बेसिकली वो टिपिकल गैंगस्टर टाइप व्यक्ति था, तो कानूनी कार्रवाई की उस पर और अच्छी तरीके से की। वो एक केस मुझे याद है। दूसरा एक आपने जो कहा है कि हमले हुए थे, अटैक तो काफ़ी हमारी टीम पे काफ़ी बार हुए थे। एक बार मानकुर्द में भी अटैक हुआ था, एक मार्शी इलाका है, स्वाम्पी इलाका है, जहाँ पर काफ़ी वेजिटेशंस है, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाला मानकुर्द। अच्छा। तो वहाँ पर बेसिकली एक नाइजेरियन गैंग थी जो मुंबई के पेडलर्स और सप्लायर्स को सप्लाई करती थी, सुपर सप्लायर्स थे बेसिकली, और वो वेपनधारी लोग जंगल में इवनिंग में अंधेरे होने के बाद में सेल करते थे। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन थी कि बड़े पैमाने पे बिक्री हो रही है ड्रग्स की। तो टीम ने प्लान किया,
पहली बार प्लान किया तो टीम पे हमला हुआ, पथराव हुआ टीम पे। सेकेंड टाइम भी जब अटैक करने की कोशिश की तभी भी यानी इतने नीडर थे कि तुरंत 2-3 दिन के बाद फिर से आ गए थे, एक बार अटैक होने के बाद भी। तो सेकेंड टाइम भी किया, फिर से अटैक हो गया। थर्ड टाइम जब किए तो काफ़ी आर या पार की सिचुएशन थी कि इस बार एक्शन लेना ही है। एंड काफ़ी अच्छी प्लानिंग के बाद में टीम काफ़ी सक्षम थी तो अटैक हुआ। एंड उसके बाद में लगभग 1.5 करोड़ का ड्रग्स रिकवर हुआ, कुछ वेपन्स रिकवर हुए, फॉरेनर्स पकड़े गए उसमें। तो उसमें मेरा जो PSO था बेसिकली, कुछ हमें माइनर इंजरीज आई। मेरे PSO को सीरियस हेड इंजरीज हो गई क्योंकि वो ऑपरेशन में हमें बचाते बचाते अपने सीनियर्स को बचाते बचाते बहुत ज़ोरदार उसको एक हेड इंजरी हो गई थी। तो वो दिस इज़ अ रूटीन पार्ट अरविंद भाई। आप सर इतने बेहतरीन ये काम आपने बताया, और बिल्कुल ये ड्रग्स की जो समस्या खासतौर से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यंगस्टर में, जब इतने काम आपने शानदार किए तो ऐसा क्या हो गया कि आपके ऊपर एक एक्शन में 25 करोड़ रिश्वत मांगे, और ये फिर कहाँ से आ गया फिर? देखिए अगेन मैटर, बहुत संगीन आरोप। बिल्कुल बिल्कुल बहुत संगीन आरोप है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैटर एक तो सबसे पहला मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मेरी बहुत मंशा है कि मैं इसका जवाब दूँ। भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी इसका जवाब दूँ मैं आपको, क्योंकि मैटर सब जुडिस से मानने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने इसमें मैंने एक हलफनामा दिया है, एफिडेविट दिया है कि मैं मीडिया से इस केस के बारे में कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसके पहले कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई थी उस केस में कि मेरे खिलाफ ही कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया था कि मीडिया से बात कर रहा है, या फिर जो कि सच्चाई नहीं थी। तो वो इट वाज गोइंग वेरी अगेंस्ट मी। तो इसके लिए फिर माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। उसी आदेश में मैं उसकी इज्जत करते हुए उस केस के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा कुछ भी। लेकिन रही दूसरी बात, आपने जो कहा है कि आरोप जब भी लगते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, या फिर कचरा साफ करते हैं सोसाइटी से, तो कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। तो मुझे इस चीज़ का लेकिन कोई मलाल नहीं है। राष्ट्र की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, मरते दम तक सेवा करूंगा, भले कितने प्रेशर्स आए, भले कितनी ऑपोजिशन हो, भले कितनी भी टिप्पणी हो, भले कितनी भी क्रिटिसिज्म हो। जवाब तो आपने खैर दे दिया। जनता की अदालत, क्योंकि देखिए आपको सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि जब भी कभी आपका नाम आता है आपके समर्थन में भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपके कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग समर्थन में भी आते हैं। जो आपके समर्थन, आपके चाहने वाले हैं, उनको आप पहली बार इस पॉडकास्ट से क्या कहना चाहेंगे? जो आपके ऊपर आरोप लगे, आप कटघरे में हैं तमाम एक्शन को लेकर, उस पर क्या अपने लोगों को क्या बताएंगे जो आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने मैं सबसे पहले है कि उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो देश की आम जनता है, जिन्होंने काफ़ी भरोसा रखा मेरे ऊपर, उस समय भी भरोसा रखा है, अभी भी जैसा आप देखते हैं कि अभी भी कभी भी सोशल मीडिया पे होता है कुछ तो भरोसा रखते हैं, लड़ते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हो उनके साथ में लड़ते हैं। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि समर्थन के लिए, अच्छे अपने गुड विशेस के लिए। और ये भी कहना चाहूँगा कि कभी भी मेरे से उनको निराश कभी भी होंगे नहीं, वो हमेशा अपना सर ऊंचा रखेंगे, क्योंकि क्या है, सत्य कभी कभी परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। देर लगेगी ये सब चीज़ों को सिमटने में या फिर बाहर आने में ये सब चीज़ों के, लेकिन न्याय प्रणाली पे, न्याय देवता पे पूर्ण भरोसा है मुझे। लेकिन आप लोगों को दोस्तों बताऊं, आप लोग को याद भी होगा और मालूम भी होगा कि एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था जो सुर्खियों में आया था, और वो था जो बिल्कुल ये सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछना। वो था आर्यन खान को अरेस्ट करने का। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आपने क्रूज से गिरफ्तार किया था, और बस उस गिरफ्तारी के बाद ढेर सारे सवाल उठने शुरू हो गए थे। 1-2 दिन तक तो ये चला, सवाल उठने हो गए थे जिस तरह से आपने गिरफ्तारी की थी और जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसको लेकर। हाँ, ये जो आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। आपके लिए जो बोले क्वांटम से भी, और तो सिर्फ मीडिया के लिए बड़ा होगा, या फिर पता नहीं मेरे जो एडवर्सरीज होंगे या जो मेरे लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखते उनके लिए होगा,
लेकिन मेरे लिए तो अभी भी ये सबसे छोटा केस है। दूसरी बात है कि वो टाइम पे एक्शन जो रूल के हिसाब से है, जो कायदे के हिसाब से और जो संविधान कहता है उसी हिसाब से एक्शन किया हूँ। बाकी की चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा है कि न्यायालय में है, वेट कीजिए उस चीज़ का। नहीं, इम्प्लीमेंट करने के बाद है। अच्छा, ये ऑपरेशन कैसे हुआ था, ये बताइए, क्रूज वाला ऑपरेशन कैसे? अरविंद भाई, मैं सच में क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रेमी हैं, मेरे से जो प्रेम करते हैं, वो मेरा ही ये क्लिप लेके मुझे थोड़ी न्यायिक तकलीफ हो जाएगी अगर मैंने ऑपरेशन के बारे में तो बता सकते हैं, कैसे इनपुट मिला? देखिए, इस केस के संदर्भ में नहीं, लेकिन जनरली मैं आपको एक नॉर्मल एज एन ऑफिसर जनरली जो कैसे थिंग्स होता है उस बारे में आपको एक थोड़ा सा लाइट दे सकता हूँ, कीपिंग माय कोड ऑफ कंडक्ट इंटैक्ट। इसमें जनरली बहुत अलग अलग प्रकार से भी, कोई भी केस में अलग अलग प्रकार से इंफॉर्मेशन, आपका खुद का इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है। अगर आप काम करते हैं तो अपने आप ही बहुत 100 इन्फॉर्मर आपके पास में आते हैं कि हम अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है, भय नहीं होता है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंशियल उनकी भी इंफॉर्मेशन रहती है, तो इसके लिए आ जाते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मर्स आते हैं। तो वैसे जनरली एक इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है, उसके बाद में टीम की प्लानिंग होती है। टीम की प्लानिंग के बाद में फिर ऑलरेडी के इनोसेंट लोगों को तकलीफ ना दिया जाए, तो इसके लिए पहले स्टडी भी किया जाता है इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको बोल दे तो तुरंत टीम निकल जाती है, रवाना हो जाती है, जैसा आप देखते होंगे, वैसा नहीं होता है। उसमें काफ़ी रिसर्च होता है, काफ़ी स्टडी होता है, काफ़ी पेपर वर्क होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है। उसके बाद में फिर फाइनली कंफर्म होने के बाद में एक्शन किया जाता है। एक्शन के बाद में अगर आपको कोई वायलेशन लगती है, कि अगर सपोज कस्टम एक्ट का वायलेशन है, या फिर आईपीसी का वायलेशन है, यूएपी एक्ट का या एनडीपीएस एक्ट का वायलेशन है, तो फिर आप बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद फिर आपके सीनियर्स या फिर लीगल ओपिनियन लेने के बाद में फिर बाद में आप जो कानूनी कार्रवाई होती, लीगल अरेस्ट होता है, कोर्ट में लेके जाना होता है, वो सब। आपने बोला कि ये सबसे छोटा केस था, मैंने आर्यन खान वाली बात करी, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी थी। तो क्या ऐसा भी होता है कि जब छोटी क्वांटिटी थी तो आदमी को रिलीफ मिल जाता है कि अरेस्ट नहीं करना है? अरविंद भाई देखिए, अगर आप अगेन ये केस के बारे में मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि लोगों को ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपके माध्यम से मैं लोगों को प्लीज़ ये संदेशा पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे एनडीपीएस एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट जहाँ पर कंजम्पशन भी एक क्राइम है, लेना भी एक, ड्रग कंजम्पशन भी एक क्राइम है। अगर आपके पास में अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, हेरोइन, एमडी, मेफेड्रोन, एलएसडी, अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग कंजम्पशन का क्वांटिटी है। इंटरमीडिएट यानी नॉर्मल क्वांटिटी का है, और हाई क्वालिटी यानी हाई क्वांटिटी यानी कमर्शियल क्वांटिटी का, अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग क्वांटिटी है। तो अगर आपके पास में मैक्सिमम कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग्स मिलता है तो उसकी सज़ा 20 साल होती है। अगर आपको मिडिल यानी इंटरमीडिएट क्वांटिटी सीज होता है तो आपको 10 साल की सज़ा और 1 लाख फाइन होता है। अगर आपके पास में स्मॉल क्वांटिटी यानी कंज्यूमर क्वांटिटी अगर वो होता है तो उसके लिए 10,000 का फाइन और 1 साल जुर्माना की प्रावधान है उसका। तो एनडीपीएस एक्ट में वो चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, सबके लिए सज़ा है। तो जब सज़ा है, जब इट इज़ प्रोहिबिटेड, व्हेन इट इज़ रेगुलेटेड, तो क्यों हम एक्शन ना लें उस पर। सेकेंड बात, अगर कंजम्पशन है तो कंज्यूमर्स को जनरली हम एक क्रिमिनल की तरह नहीं देखते, उन्हें दे आर इल पीपल, जो बीमार होते हैं, जिनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। कायदा भी ये कहता है कि उन्हें आप पहले जो लीगल कार्रवाई वो कीजिए और उसके बाद उनको रिहैबिलिटेशन में आप भेजिए। तो हम उन्हें एक्शन लेने के बाद में हमारा मेजर फोकस होता है उनको रिहैब करना, रिहैबिलिटेशन सेंटर डाल के वापस सोसाइटी में लाना। लेकिन इट इज़ अ क्राइम, स्टिल इट इज़ अ क्राइम प्रोहिबिटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो मैं उस पर एक्शन क्यों ना लूँ। तो आर्यन खान का मतलब अगर बात की जाए, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था तो वो भी एक विक्टिम के तौर पर आप देखते? देखिए, मैं उनके बारे में फिर से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उस व्यक्ति वो केस के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंज्यूमर क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाता है तो देयर इज़ अ सेक्शन 27 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, जहां पर कानूनी कार्रवाई होती है और उसके बाद उसे एक मौका दिया जाता है आफ्टर कानूनी कार्रवाई। सेक्शन 64 है एनडीपीएस एक्ट का, कि उसे एक रिहैबिलिटेशन का भी मौका देने की कोशिश करते हैं।
नहीं, आपने इन्फॉर्मर की बात की, लेकिन अगर आर्यन खान का केस देखें तो आपके जो इन्फॉर्मर हैं उस पर भी सवाल उठ गए, गोसावी था उस पर भी सवाल उठ गए। जिस तरह से उस केस को हैंडल किया गया, आपको अफसोस होता कि उस तरीके से हैंडल नहीं, कोई लैप्सेस? देखिए अरविंद भाई, अगेन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि उस केस के सिलसिले में हम नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी के जब भी इन्फॉर्मर्स जब भी होते हैं तो वो तो पहली बात है कि उसे रिवील नहीं किया जाता, उसकी सिक्योरिटी और उसे सीक्रेट तौर पे रखा जाती। देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस ऑल्सो। और दूसरी बात यह है कि इन्फॉर्मर अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे और अगर आपके पास कोई रीज़न टू बिलीव नहीं है कि उसके ऊपर एक्शन क्यों न करें आप, अगर आपने एक्शन नहीं किया तो ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है बेसिकली, कि उस पर एक्शन क्यों नहीं कर रहे अगर आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन आई तो। और रही बात तीसरी, मुझे कोई अफसोस, मुझे मेरे जीवन में किसी बात का अफसोस नहीं है। और अभी भी एक चीज़ को यही दोहराना चाहूँगा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे राष्ट्र की सेवा की, भारत माँ की सेवा करी। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज़ अगेन एंड अगेन करूँगा राष्ट्र के लिए। भारत माँ की सेवा की तो सीबीआई और ईडी ने क्यों केस दर्ज कर लिया? देखिए मैं आपको एक और इसका एक अलग तौर से उत्तर देना चाहूँगा। मैं मन तो बहुत करता है कि लीगल आंसर दूँ आपको मैं, और जल्दी दूंगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से यही शो पे आप मुझे वापस बुलाइए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर एक अलग रूप में दूंगा कि आरोप तो हमारे भगवान श्री राम पे भी लगते हैं। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, एक बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ। भगवान तो हमारे श्री राम पे, आरोप तो श्री राम पे भी लगे, हमारे भगवान पे। आरोप तो हमारी माता सीता पे भी लगे। हमारे भगवान राम को भी वनवास काटना पड़ा 14 साल, हमारे भगवान राम को भी लड़ना पड़ा, और हमारी माता सीता ने भी बहुत झेला है। तो जब देव हमारे भगवानों पे होता है, हमारे देव पे होता है, तो मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं, लाखों के शर्ट पहनते हैं, ये सब भी चल रहा है। 17 लाख की घड़ी पहनते हैं आप? 17 लाख की घड़ी जो आपने कहा, ये भी एक मैटर का, ये भी एक उसी केस का एक भाग है। लेकिन ये तो निजी जीवन है ना आपका, निजी जीवन। लेकिन मैं इसका आपको जवाब देना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ का एक प्रश्न उठता है, ये मैं जो मेरे प्रेमी हैं, जो मेरे अच्छे भाव रखते हैं, उनको ये पूछना चाहूँगा मैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे घर से आता है, जो एक समृद्ध परिवार से आता है, तो वो क्या एक IRS ऑफिसर बनने के बाद में उसे नाटक करना है गरीब बनने का, उसे नाटक करना है फटे हुए कपड़े पहनने का? क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकता अगर वो समृद्ध परिवार से आता है? ज़रूरी है कि हर चीज़ को आप पैसे से ही माप तोल करें? ज़रूरी है कि अगर सर्विस में लगने के बाद में उसने अच्छे शर्ट पहना, अच्छी पैंट पहना, तो ये रिश्वत के पैसे से ही होगा? ज़रूरी है ऐसा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हैं जो सर्विस अभी भी कर रहे हैं सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपने पैशन के लिए। मनी मोटिवेशन नहीं होता उनके लिए। तो यही हमारे जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, कि सर्विस में आने के बाद ही इतनी की घड़ी पहनता है, इतनी की बेल्ट पहनता है। ज़रूरी नहीं कि वो करप्शन के पैसे से हो। अगर एक इंसान जिसको एक अच्छी सैलरी है, जिसकी अपने पुश्तैनी संपत्ति से अगर उससे पैसे आते हैं, जो इनकम टैक्स भरता है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो अच्छी लाइफ नहीं रह सकता। मुझे तो लगता है आपने ये बहुत कम वैल्यू बोला है। अगली बार कोशिश करूँगा कि और अच्छे कपड़े पहनूँ मैं। नहीं, लेकिन अब दूसरी बात, अगर आपको ये भी पता होगा, अभी तो क्योंकि जब मेरी लाइफ क्वेश्चन में थी, इसकी जात क्या है, इसकी धर्म क्या है, जब खून बहता तो कभी कोई पूछता नहीं कि खून का, लहू का रंग क्या है। लेकिन जब ऐसे कोई एक्शन होता है, तब कास्ट क्या है, माता की कास्ट क्या है, पिता की कास्ट क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी मदर एक रॉयल परिवार से आती है, हरियाणा से, मूर्थल से गांव है उसका, पृथ्वीराज चौहान की फैमिली से आती है मेरी मदर। एंड उसके बाद में मेरे जो पिताजी है, वो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। एक छोटा सा गांव है हमारा, वाशिम, अकोला में। वहाँ से आते हैं, मेहनत करके मुंबई में सर्विस किए, अच्छी शान से रिटायर हुए एज DYSP। उसके बाद में लेकिन हमारा जो समाज है बहुत पिछड़ा समाज है मेरे पिताजी का। तो वहाँ के मेरे जो पिछड़े समाज के लोग का ऐसा है कि, और हमारे जो आदर्श है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं। तो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमेशा हमें अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जीवन शैली जीना सिखाया। तो जब वो अच्छा कर सकते हैं तो हम तो उनके छोटे से अनुयायी हैं।
मैं उनको देख के उनका शर्ट, उनकी पैंट, और आज भी कोट पहना हूँ मैंने, और हमारे आदर्श श्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, तो उन्होंने हमें अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा खाना और अच्छा जीवन शैली जीने का सीख दिया है। तो फिर मैं किससे क्यों डरूं और किसका क्यों सुनूं? नहीं, आपने बोला ना वो दो आपके जवाबों में से एक तो आपकी जात को लेकर आप पर अटैक किया गया, ऐसा आरोप है कि आपकी जाति को लेकर आपको निशाना बनाया गया। दूसरा ये कि जो आपने प्रोफेशन की बात की, तो ये भी आरोप है कि 17 साल में आपको बार का लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल, हाँ, ये दोनों आरोप लगे थे। एक तो आरोप लगा था कि मेरी मदर के ऊपर आरोप लगा था, मदर नहीं, पूरी फैमिली पे मेरा आरोप लगा था, जिसकी एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे जो पिताजी है बौद्ध समाज से आते हैं, मेरी जो मदर है जैसा मैंने आपसे कहा हरियाणा से आती है, पृथ्वीराज चौहान के फैमिली से आती है, उनकी वंशज से आती है, जो बाद में कन्वर्ट हो गए थे, फोर्सिबली कन्वर्ट हुए थे। अगर आपके जो पिताजी हैं, हमारी जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है वो पैटर्नल बेसिकली होता है, जो फादर होता है वही बच्चे की कास्ट होती है, तो आप ज़बरदस्ती मुझे कोई अलग कास्ट का नहीं बना सकते। तो ये कुछ लोगों ने करने की कोशिश किया था, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि उनके ऊपर 2 SC/ST एट्रोसिटी के FIRs हो गए। माननीय न्यायालय ने भी उसे काफ़ी उस चीज़ की खंडन की, और फिर बाद में मेरी कास्ट को सही ठहराया। वो आपने ही मेरे ख्याल से रिपोर्ट किया होगा। तो जिन्होंने गलत आरोप लगाए थे उनके ऊपर ही 2 केसेस हो गए, FIR हो गई। और रही बात दूसरी जो आपने कहा है, इस पे भी आरोप लगे थे कि सर्विस में रहते, इसका एक बार है, बार। हंसी की बात यह है कि अगर जो पारंपरिक आपकी चीज़ हो, जो 95-96 में ली गई हो, मुझे तो लगता नहीं कि 16-17 साल की उम्र में सर्विस में भी था मैं, अगर पारंपरिक हो तो वो भी लोगों को लगता है कि सर्विस में इसने लिया और सर्विस के भ्रष्टाचार के पैसे से बनाया है, और बार मतलब कोई बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है, तो वैसे बनाया गया कुछ लोगों ने। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर खाना सर्व होता है, सब्सिडरी चीज़ें सर्व होती है, तो आप उसे क्या बार कहोगे, डांस बार कहोगे, आप उसे क्या कहोगे? आप उसे नॉर्मल रेस्टोरेंट कहोगे। तो वो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट, पारंपरिक नॉर्मल रेस्टोरेंट है, जिसे बहुत बड़ा बनाया गया, जिसे नाम मेरा ख़राब करने के लिए उसे उछाला गया है। मैटर अगेन हाईकोर्ट में मैंने उसे चैलेंज किया है, और वहाँ पर भी न्याय की मुझे पूरी आशंका है कि न्याय। कौन लोग हैं जो आप बोल रहे नाम खराब करने की कोशिश की गई? वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, वो इतने बड़े नहीं है कि उनका नाम लेके मैं उनको और बड़ा बनाऊँ, या इतने बड़े नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो लोग, लेकिन पूरी राष्ट्र जानता है। अगर आप मुंबई में या फिर कहाँ पर भी इंटरनेट पे भी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन लोग हैं। NCP के नेता थे नवाब मलिक, वो भी काफ़ी आपके ऊपर अटैकिंग मोड पे आए थे, वो तो काफ़ी घमासान चला था। कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं अरविंद भाई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आपने जवाब दिया। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो शायद बात कुछ अलग होती। मुझे, क्योंकि एक IRS ऑफिसर हूँ, तो कोड ऑफ कंडक्ट है कि जब आप पे आरोप लगते हैं, जब आप केस कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता तो कुछ बात अलग होती। बहरहाल बात अलग है कि मैं क्योंकि ले नहीं पाया, तो इसके लिए मेरी जो धर्म पत्नी है, मेरी सिस्टर है, उन्होंने लिया। क्योंकि जब गलत आरोप लगते हैं, अगर आप कास्ट पे, अगर आप जाति पे अगर कुछ बात करेंगे, अगर आप मृत मदर की बात करेंगे, तो कोई इसे लेगा नहीं। आप डेलिबरेटली अगर आप बैड अधिकारी बनाने की कोशिश करेंगे, जो मैंने किया नहीं, गलत किया नहीं है, तो फिर कोई उसे टॉलरेट नहीं करेगा। तो मेरी जगह मेरी फैमिली ने उसका जवाब दिया ठीक से। सर्टिफिकेट वगैरह भी सब आपको तो पता है ना, सर्टिफिकेट तो इसी वजह से 2 FIR हो गई है। वो तो ऑलरेडी न्यायालय ने भी जवाब दे दिया है कि फेक केस था। डर नहीं लगता? अगस्त 12 2022 का ऑर्डर है। डर नहीं लगता आपके ऊपर इतने केसेस इधर बीच हो गए हैं और तमाम चीज़ें? कई बार अपने दोस्तों या लोगों के बीच जाते होंगे तो लोग पूछते नहीं भाई क्या आप पर ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है, किस चीज़ का डर? किस चीज़ का डर? गलत किया नहीं तो डरूंगा नहीं किससे कभी भी। किस चीज़ का डर और किस चीज़ का भय? मैं तो ये जो चीज़ें, जैसा मैंने आपसे कहा है कि कचरा साफ़ करते तो छींटे उड़ते हैं, मैं तो गर्व से साफ़ कर रहा हूँ कचरा, और भी करते रहूँगा आगे। अभी कहाँ पर है? अभी तो फ़िलहाल मैं चेन्नई में हूँ, चेन्नई में कार्यरत हूँ, एडिशनल कमिश्नर हूँ वहाँ पर अभी। एक आपका चैट वायरल हुआ था शाहरुख खान के साथ, वो क्या था? अब देखिए, अगेन ये कोर्ट में है अभी,
और ये मैंने कोई वायरल या किसने वायरल नहीं किया, ये माननीय इट इज़ अ केस डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने क्या है। था उसमें? नहीं, मतलब उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो मेरी जानकारी है कि शाहरुख खान आपसे बातचीत कर रहे थे या केस को उस बारे में मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा, और ना इधर उस व्यक्ति के बारे में और ना इधर उस केस के बारे में कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ। आपकी कभी मुलाकात शाहरुख खान से हुई? कैसे इंसान है, क्या है? अरविंद जी, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, कहना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल आप भी अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ का कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोई बयान से, मेरी कोई टिप्पणी से केस के कोई इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस हो, या फिर कोई न्यायालयिक जो एफिडेविट दिया तो उसका उल्लंघन हो। तो इसके लिए मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता उस चीज़ का। क्या हुआ ऐसा कि ये जरूर पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर से 1-2 केसेस के बाद, आर्यन खान के केस के बाद आप एकदम लगातार निशाने पे रहे, फिर एनसीबी से भी आप चले गए। कभी कुछ भी होता है, देखता हूँ कोई मूवी आती है कि बाप से बात करने के पहले, बेटे से करने के पहले बाप से बात कर, उसको भी दिखा गया कि आप पे तंज उस दौरान चला। मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपने भी कुछ लिखा था, तो ये क्या सब चलता नहीं, मुझे तो पता नहीं, यानी मुझे भी ऐसी उड़ती खबर ऐसा कि मैं जैसा आपको मैंने पहले कहा है कि मैं मूवीज़ ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं, और शायद पता नहीं कि मेरे बारे में बोला नहीं बोला, पता नहीं। लेकिन आपने जो ये शब्द जो यूज़ कर रहे हैं आप, ये जो शब्द है, ये बाप बेटा और वॉट एवर इट इज़, लेकिन ऐसे शब्द बेसिकली भारतीय संस्कृति में इस्तेमाल नहीं किए जाते। थोड़ी तमीज़ होती है, थोड़ी आदर से हम लोग बात करते हैं हिंदुत्व में, या फिर हमारे संस्कारों में। तो ये जो शब्द यूज़ करना जो आप अभी यूज़ किए, ये मुझे बहुत ही रोड साइड और घटिया लगता है। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं आपसे कि 25 करोड़ की रिश्वत लेने के आप पे आरोप लगे कि आपने 25 करोड़, आपने, आपकी टीम ने 25 करोड़ की रिश्वत ली। 17 लाख की आप घड़ी पहनते हैं, पेन भी लाखों की होती है, शर्ट भी लाखों की होती है, जूते भूल गए, जूते भी होते हैं, फर्जी मार्कशीट है। नहीं, फर्जी मार्कशीट नहीं, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ये सब अचानक से आरोप आपके ऊपर क्यों लगने लग गए? सारे आरोप आप ही पे क्यों लगने लग गए? नहीं, ये राष्ट्र को पता है, बच्चों को पता है, जो आम जनता है सबको पता है कि 2005 से लेकर 2021 तक कोई आरोप नहीं लगे। लगभग हर प्रकार के मेडल हो चुके हैं, हर एजेंसीज़ में। भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मौका दिया था काम करने का। सडनली एक ही केस के बाद या 2021 में सडनली आप हर चीज़ आपकी क्वेश्चन में आ जाती है, तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, जब प्रश्न उठाया है, एक IRS ऑफिसर हूँ, पब्लिक सर्वेंट हूँ, क्वेश्चंस तो उठेंगे, जवाब देना मेरा दायित्व है, जवाब दूंगा और अच्छी तरीके से जोरदार जवाब दूंगा। अच्छा, एक और, मैं NIA में रहते के दौरान कोई ऐसा केस जो आप जिसका शेयर करना चाहेंगे? उस बारे में अगेन, क्योंकि वो एक अपेक्स एजेंसी है नेशनल सिक्योरिटी की, तो वहाँ पर जो बड़ा काम केस होता था है, भरूच का आपने इन्वेस्टिगेट किया था, भरूच वाला। वो डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बट एक काफ़ी अच्छा NIA ने उस इन्वेस्टिगेशन की थी उस केस में। कुछ 2 लोगों के निधन हो गए थे, मर्डर हुआ था। अगेन उसमें एक इंटरनेशनल टेररिस्ट का बेसिकली इन्वॉल्वमेंट था। अच्छी एक्टिविटी हुई, NIA ने भी काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया, बड़ा केस हुआ था, टीम ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था, उसमें सक्सेस भी मिला, और अभी भी मेरे ख्याल से न्यायालयिक हिरासत में है। कहीं ना कहीं बैक से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठे लोगों का बिल्कुल बिल्कुल सही सुना था आपने। इन्वेस्टिगेशन जारी उसमें, और बहुत मेहनत बाकी के लोगों ने भी अच्छी की थी उस केस में। उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी एजेंसीज़ में आप जब काम करते हैं तो आपका एक भाग्य होता है कि राष्ट्र की सेवा सर्वोच्च लेवल पे करने के लिए। तो उस दौरान भी बड़े केसेस में, जैसा कि जाकिर नायक केस, फिर बाद में कुछ कल्याण से कुछ युवक चले गए थे सीरिया में, तो उस केस में भी करने का दायित्व मिला था, भाग्य मिला था काम करने का। जाकिर नाइक का क्या मामला था जिसमें? नहीं, वो तो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन UAPA में कवर हो गया है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। तो भारत के खिलाफ गतिविधियों में काफ़ी लिप्त थे ये व्यक्ति जो आपने नाम लिया उनका, उनकी और उनकी संस्था का। तो वहाँ पर भी UAPA के तहत एक्शन ली गई थी NIA के द्वारा उनके ऊपर। अब मेरा जो आखिरी सवाल है, जो कई लोग पूछना चाहते हैं कि आप क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं,
इस तरह की बातें गाहे बगाहे जिस तरह की एक्टिविटी होती है, आप क्या आने वाले वक्त में समीर वानखेड़े क्या राजनीति में जाना चाहते हैं, क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? अरविंद भाई देखिए, क्या है कि भविष्य में क्या लिखा है वो सिर्फ भगवान जानते हैं, मैं भी जानता नहीं आगे क्या होने वाला है। अभी भी राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पब्लिक का नौकर हूँ, जनता का नौकर हूँ। कल भी अगर कुछ काम करूँगा, पर राष्ट्र की सेवा करूँगा, कोई अलग रंग रूप या फिर अलग कोई एनी अनदर फैसेट में करूँगा, ये सिर्फ भगवान जानता आगे क्या है। तो मुझे आगे कल पता नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, देखिए आगे क्या होता है। मतलब आप चुनाव लड़ेंगे, इससे आप खारिज नहीं कर रहे? नहीं, यानी आगे सच में मुझे भविष्य में क्या होने वाला है वो सिर्फ भगवान राम को पता है। चलिए इंटरेस्टिंग एंड पे इस को शो करते हैं। आपके जो चाहने वाले हैं उनको तो आपने मैसेज दे दिया, जो लोग आपको विलन मानते हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया में कुछ आता है तो ट्रेंडिंग शुरू हो जाता है, जो आपको विलन मानते हैं उनको आप क्या मैसेज? नहीं, वो विलन के लिए तो मैं सिर्फ इतना कभी पाकिस्तान से मेरी वाइफ को धमकियाँ आती है, कभी बांग्लादेश से धमकी आती है वाइफ को, कभी यूके से आती है, कुछ पे एफआईआर होता है, कुछ पे इन्वेस्टिगेशन होता है। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके स्टूडियो में आने के पहले ही अभी एक व्यक्ति कुछ मेरी वाइफ को धमकी दे रहा था। आप आते आते ही हम लोग उस चीज़ को डील कर रहे थे कि हाउ टू हैंडल दैट इशू। तो धमकियाँ तो कंटिन्यूसली लगातार लगी रहती है। तो उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा मैं, जो धमकियाँ देते हैं, जो ज़्यादा मेरे से प्रेम करते हैं, कि अपना और बेस्ट ट्राई करें, थोड़ी और हिम्मत दिखाएं, थोड़ा सामने आके मेरे से बात करें और बेस्ट ट्राई करें जो कर सकते हैं। नहीं, जो आपको विलन मानते हैं कि आपके एक्शन की वजह से, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि आप अपना काम करते रहिए, मैं मेरा काम करते रहूँगा। मेरी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं हैं कि ट्राई देयर बेस्ट टू डिफेम मी, ट्राई देयर बेस्ट टू हार्म मी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए समीर वानखेड़े, आप यहाँ पर आए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए। तो आप देखते रहिए क्राइम ब्रांच।